I'm very delighted and honored from the heart that we have Pandit Rajan Sajan Mishra ji with us today. The duo of Indian classical music, Padma Bhushan, a very high honor given by our Indian government. I don't need to give an introduction. उनका नाम अपने आप में इतना काफ़ी है कि मैं कुछ भी बोलूँगी वो कम लगेगा. पर आप लीडिंग इंडियन वोकलिस्ट हैं, माइस्ट्रोस हैं हिंदुस्तान के. उनकी म्यूज़िक जो है वो हम तक काशी को पहुंचाती है, बनारस को पहुंचाती है. चाहे वो कहीं भी गाएं, they always create the holy city of Banaras for us. और उसी सिटी में बाईजी भी थी जिनका संगीत बहुत पॉपुलर था. आज हम उन पर बात करेंगे कि what was the musical genius of the बाईजीज. उनको मॉडरेट कर रही हैं मिस सुआंशु खुराना. She is assistant editor, Indian Express. I'm delighted to have you here, Suanshu. May I ask Rajan Sajan Bhaiya to come on stage? Good afternoon, everyone. It's a delight to have so many people here wanting to listen to these interesting, unique topics. पंडित जी, आज हमारा सौभाग्य आप हमारे साथ हैं, जाने माने नाम संगीत जगत के. Also, it's very interesting that Pandit Rajan Sajan Mishra ji have agreed to speak on the genius, the musical genius of the Baijis of Banaras. Banaras से पंडित जी का बहुत ही गहरा ताल्लुक रहा है. Banaras, where people come to die, where life and death is an absolute spectacle, is one of the most historical cities in the world. Mark Twain had once said that Banaras is older than tradition, older than legend, and older than both of them put together. So, once upon a time, in Banaras, next to the meandering Ganga, lived our Baijis. As you know, Wikipedia had just said, sophisticated, beautiful women who were trained in Hindustani classical music, who were trained in Hindustani classical dance, Kathak, who knew Urdu poetry, who wrote Urdu poetry, who were an authority on etiquette. The kings adored them, the princes loved them, and they were rich, and they were smart. At that time, women back home, the ones people married, were sort of subversive, shy women. These were the women that you could talk to, you could discuss politics with them, the repartee, the art of tehzeeb, tamiz, speaking to them. The first question I want to ask Pandit ji, both of you, who, Pandit ji, जो भी ये question address करें. जब हम बाईजी की बात करते हैं और जब हम उस्तादों की बात करते हैं, जब हम उनके संगीत की बात करते हैं, तो हम अलग पैमानों पर क्यों तोड़ते हैं? बाईजी ने भी वही संगीत सीखा जो हमारे उस्तादों ने सीखा, तो अलग तरह से क्यों ये एक जेंडर सिचुएशन क्यों क्रिएट की जाती है? यहाँ सभी उपस्थित संगीत रसिक जनों को बहुत बहुत नमस्कार. हम लोग काशी, जैसा कि आपने बताया, बनारस से बिलोंग करते हैं. बनारस एक बड़ा अद्भुत शहर रहा है, नगरी है. जैसा कि उसका नाम है बनारस, उसमें सभी प्रकार के रस मिले हुए हैं. और आपको ताज्जुब होगा सुन के कि बनारस में जो भी तवाइफें रही हैं, बाईजी रही हैं, वो बड़ी उच्च कोटि की गायिका थी. और हमारे यहाँ ये तहजीब जरूर सिखाई जाती थी. हम लोग उस्तादों के फैमिली से हैं, गुरु घराने से हैं, लेकिन गुरु घराने के बच्चों को भी ये तहजीब सिखाई जाती थी कि इनका भी इज्जत वैसे ही करना, ये तुम्हारी बड़ी हैं, घर की बड़ी शिष्या हैं. तो ये तहजीब हम लोगों को ज़रूर सिखाई गई और उस तहजीब में हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को, देखने को, जानने को मिला. अपने होश में श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी जी को देखा, बड़ी मोती जी को देखा, एक मलका जान करके एक और भी थी, वो नारियल बाजार में, वो उन्होंने भी, उनको भी देखा.
बहुत सारे लोगों को देखने का अवसर मिला, छोटी मोती देवी जी। तो उन लोगों के साथ में जो एक उस्ताद गुरु का जो एक समन्वय था, उनको सिखाने की भावना थी, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो अपने बच्चों से ज़्यादा उनको सिखाए थे, क्योंकि उनको ये था कि हमारी शिष्या अगर कहीं जाके गाती है, उसका नाम होता है, तो उसके साथ मेरा भी नाम जुड़ा रहेगा। तो इस भावना के तहत वहाँ के गुरुओं ने अपने शिष्याओं को तैयार किया। रसूलन बाई जी थी, बहुत सारे लोग थे। तो बनारस में हुस्ना बाई जी थी, जो कि इतनी बड़ी गायिका थी और फ्रीडम फाइटर भी थी। उनको लोग सरकार करके बुलाते थे, इतना ज़्यादा उनको तवज्जो दिया जाता था, उनको लोग सरकार करके बुलाते थे। और बड़ी धार्मिक महिला थी वो। अभी तक उनका एक बनाया हुआ धर्मशाला वहाँ रेलवे स्टेशन के पास में है, कृष्ण धर्मशाला करके, बहुत बड़ा दान दिया उन्होंने। तो ऐसे विचारों के जहाँ समन्वय होते हैं, जहाँ ऐसे गुरु और ऐसे शिष्यों का मिलन होता है, तो वहाँ ये तवायफ, उनको हम लोग कभी अलग करके नहीं आके, वो हमारी गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं, उस दृष्टि से हम लोगों ने लिया। तो ये अपने अपने संस्कार की बात है। बहुत सारे लोगों ने उनको बड़ा दूर रखा कि ये भैया दूसरे बिरादरी की हैं, जैसे छुआछूत वाली स्थिति। लेकिन हमारे यहाँ ये संस्कार नहीं दिए गए। हमारे पिता ने, हमारे गुरु ने, पंडित हनुमान मिश्रा जी ने यही शिक्षा दिया कि अगर राह चलते हुए एक फकीर भी तुमको मिल जाए और वो गाता हुआ जा रहा है, उसका गाना अच्छा लग जाए, तो उसको उस्ताद बना के सीख लो। तो इन संस्कारों में हम लोगों का जीवन पला बढ़ा और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि बनारस में रहे। और बनारस की इतनी बड़ी बड़ी गायिकाएँ जो कि पूरे विश्व में उनका नाम है। ये ज़रूर तकलीफ़ है कि जहाँ उस्तादों के नाम है वहाँ उनके नाम नहीं आते हैं। ये मंजरी जी का बहुत ही बड़ा प्रयास है और इस पर हम सबको सहयोग करना चाहिए कि उनके भी नाम वैसे ही रखे जाएं जैसे गुरुओं के, उस्तादों के नाम रखे जाते हैं, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन कम नहीं है। ये बहुत बड़ी बात कही आपने कि उनके नाम भी उसी तरह लिए जाएं। आपने रसूलन बाई का जिक्र किया। ऑल इंडिया रेडियो में जब गाने की बात चली थी तो उनको वो 44 इयर्स की थी, तब उन्हें एक्चुअली शादी करनी पड़ी क्योंकि बाई से देवी बनना पड़ा वहाँ गाने के लिए। तो कुछ बताएं उस बारे में। बहुत सारी बातें थी उस जमाने में। लोगों, देखिए यही है, विचारों की बात है। जैसा मुजफ्फर साहब ने भी कहा कि डूबने की बात है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे संस्कार में आपका डेवलपमेंट हुआ है। बड़े बड़े महाराज राजा लोगों को तहजीब तमीज़ सिखाने के लिए भेजा जाता था भाइयों के कोठे पे। और यहाँ हमारे महाराज साहब भी विराजमान हैं और उनके मुंह से भी सुना हुआ है, क्योंकि जो तहजीब वो सिखाती थी, जो तमीज़ सिखाती थी, बैठना उठना, उनको देख के सीखने का है। तो ये चीज़ें जो थी ये आपके संस्कार के ऊपर है। हम लोग भी ब्राह्मण हैं। हमारे यहाँ करीब 350 वर्षों से हमारे यहाँ संगीत की ही धारा चली आ रही है। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं था कि ब्राह्मण हैं तो हम ये मुस्लिम महिला के गाने से प्रभावित न हो, या और किसी जाति की गायिका हैं उनसे गाने से प्रभावित ना हो। जो उनकी अच्छाई है उनको आपको लेना ही चाहिए, तभी आपका जो व्यक्तित्व है वो उभर कर आता है। और आपके अंदर में जब वो विनम्रता आ जाएगी तो खुद ब खुद आप उस तरीके से सरेंडर होके उनसे उन चीज़ों को ले सकते हैं। एक जिक्र मैं आपको बताऊं, यहाँ श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी जी, ये हॉस्पिटल है राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, हाँ, वो एडमिट थी और मेरे चाचा जी भी, पंडित गोपाल मिश्रा जी भी एडमिट थे। तो हम भाई जब भी जाते थे तो दोनों लोगों को अटेंड करते थे बारी बारी से। तो
उनको पैरालिसिस हुआ था। मैं उनकी ग्रेटनेस की बात कर रहा हूँ कि लेफ्ट साइड में पैरालिसिस हुआ है, बेड पे हैं वो, और वो जब जाते थे तो बड़ा प्यार से मिलती थी। बड़े शब्द कहने में उनको तकलीफ होता था, फिर भी वो हमेशा संगीत की बात करती थी और बोलती थी, करे बनारसी भाषा में, करे वो बंदिश याद है। तो अगर वो बंदिश याद होता था, अगर सुना देते थे, तो अपने आंचल में वो रुपए बांध के रखती थी। तो उसमें से 1 रुपया निकाल के, लो कुछ खा लेना। बड़ी मोती बाई को हमने अपने बचपन में देखा। उनकी उम्र उस समय करीब 89-90 के करीब हो गई थी। बनारस के एक बहुत बड़े रईस थे, राय साहब, उन्होंने उनको घर दिया था रहने के लिए, और एक रिक्शा वाला परमानेंट दिया था कि जब भी इनको कहीं जाना आना हो तो इनको लेके जाना। और इतने फरजाइल हो गई थी वो कि उनको गोद में उठा के ले जाना, ले आना पड़ता था, बैठाना पड़ता था। तो एवरी मंडे वहाँ एक मंदिर है, महामृत्युंजय मंदिर। तो बड़ी मोती बाई जो हैं वो वहाँ जाया करती थी दर्शन करने के लिए। तो उस रास्ते में हमारे गुरुजी का, पंडित बड़े रामदास जी का घर पड़ता था। तो वहाँ वो रिक्शा रुकता था और वो रिक्शा वाला उनको गोद में लेके और जाता था। उनके ड्योढ़ी पे वो अपना सर रखती थी और फिर वो रिक्शे पे बैठ के जाती थी। और इन बिटवीन अगर हम लोग मिल जाए तो हम लोगों के भी पैर की तरफ वो झुकती थी। तो हम लोग बोलते हैं, अरे रे ये क्या कर रही हैं? बोले, नहीं बेटा, गुरु उस्ताद के घर के बच्चे हो, आपके तो खून में वो बातें हैं। तो ऐसी श्रद्धावान, ऐसे बड़े लोग, ऐसे बहुत बड़े ख्यालात के लोग थी वो लोग। और तो ये हमको सीखने को मिला उनको देख के। अगर आप सीखना चाहें तो किसी से भी सीख सकते हैं। तो इन सब बातों को हम लोगों ने सीखा, और ये हमारे पिताजी का ही देन था कि उन्होंने अंदर से अहंकार को मार दिया हमारे, और विनम्रता का एक छोटा सा पौधा उन्होंने लगा दिया, जिससे आज हम लोग प्रयासरत हैं और अपने सभी बड़ों का और छोटों का भी आदर करना उन्होंने सिखाया। पंडित जी, आप थोड़ा बताएं, बनारस में जब शिक्षा दी जाती थी सब साथ में सीखा करते थे? ये बाई जी, उस्ताद, एक माहौल क्या हुआ करता था, क्योंकि हम नहीं जानते हैं, आप शायद हमें थोड़ा सा बता पाए कि किस तरह सीखा जाता था? सब साथ में सीखते थे? सुनो, सब साथ में भी सीखते थे। और हमने तो ऐसा सुना है कि हमारे दादाजी जब गंगा स्नान को जाते थे तो उस रास्ते से जाते थे जहां बाई लोगों की कोठे थे, और वो स्नान करके जब वापस आते थे, चंदन टीका और गंगा जल ये सब किए हुए, तो नीचे से ही आवाज देते थे, कारे हाँ पालागी उस्ताद, अरे वो टप्पा याद भैल। तो नीचे से वो टप्पा बताते थे और वो याद कर लेती थी। और फिर अगले पड़ाव पे गए, वहां जाके कारे वो बंदिश याद भैल मेघ वाला, जी उस्ताद सुनाओ। ऊपर से वो सुना रही है, नीचे से ये उसको सिखा रहे हैं। तो ऐसा माहौल था। और हमारे गुरुजी बड़े रामदास जी के यहाँ सुबह सुबह शिक्षण शुरू हो जाता था। हम लोग भी बहुत छोटे छोटे थे, तो अब एक ही चीज को रटना, मतलब उसको बार बार करना, सा सा रे रे सा सा रे रे सा सा रे रे ग ग रे रे ग ग रे रे ग ग रे रे मामा ग ग मामा ग ग। अब घंटों चल रहा है तो बच्चा तो बोर हो जाता है। मैं जरा उनका निगाह बचा के धीरे से निकल जाया करता था कभी कभी। तो 1-2 बार उन्होंने देखा कि मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, तो उन्होंने और 2 बड़े शिष्यों को भेजा। बगल में डीएवी का मैदान है, तो दोनों हमको हाथ से ऐसे उठा के ले आए पकड़ के। तो वो हर समय माला जपते रहते थे हमारे गुरु जी बड़े रामदास जी।
तो उसी माला से 2 माला मारे और उन्होंने बेईमान चोर मुर्गा बन जा, अब मुर्गा बना दिया उन्होंने। अब भागेगा, हमने कहा नहीं दादाजी नहीं भागूंगा। तो इस तरह से शिक्षा होती थी और किसी भी जाति धर्म का कोई भेद नहीं था, सभी तरह के लोग आते थे और उनको वैसे ही शिक्षा मिलती थी। I think the times earlier were far ahead of their times as compared to what we have today. पंडित जी, संगीत के साथ साथ क्या डांस की भी शिक्षा उस समय बहुत ही प्रोमिनेंट बनारस में, मुझे बताएं उसके बारे में थोड़ा सा। हाँ, डांस की शिक्षा ये अपने महाराज बिंदादीन जी के ही परिवार के लोग थे। जानकी साहब, उनके परिवार के लोग थे पंडित राम साहब जी, जिन्होंने बनारस बाज तबले का घराना बनाया। तो डांस की ऐसी परंपरा थी। एक छोटा सा जिक्र मैं सुनाना चाहूँगा। एक पंडित जगदीप जी थे, बहुत अच्छे ठुमरी गायक थे और डांस भी करते थे। मौजुद्दीन खां साहब उनके छिप छिप के उनको सुनते थे। मौजुद्दीन खां साहब जो गौहर जान जी के उस्ताद थे। तो एक बार महाराज बिंदादीन जी उनके घर आए बनारस और बोले कि जगदीप, तुम्हारा भाव बहुत, हमको बड़ा नाम सुना है कि तुम बहुत अच्छा भाव बताते हो। तो बोले कि हुजूर, हम आपके सामने क्या भाव बताएंगे, आप तो भाव के सम्राट हैं, नृत्य के सम्राट हैं। बोले नहीं नहीं, तुम्हारा हमने बहुत सुना है कि बहुत अच्छा भाव तुम्हारे पास है, ठुमरी गा के बताते हो। तो जब उन्होंने बहुत प्रेस किया उनको, तो उस समय वो तोता को दाना दे रहे थे, चना। वो तोता था, उसको चना दे रहे थे खाने के लिए। तो वो चने का जो पात्र था, कुल्हड़ था, वो पूरा चना भरा हुआ महाराज बिंदादीन जी को पकड़ा दिए। बोले कि महाराज, एक भाव देखिए और एक चना निकाल के बाहर रख दीजिए। अब सोचिए, एक ठुमरी में कितने प्रकार के भाव हो सकते हैं, कितनी प्रकार की नायिका हो सकती है, क्या क्या हो सकता है। तो क्या कॉन्फिडेंस था और किसको बता रहे हैं? महाराज बिंदादीन जी जो सम्राट, शीर्ष पुरुष कथक के, उनको बता रहे हैं कि एक भाव देखिए और एक चना निकाल के बाहर रख दीजिए। ये हमने अपने पिताजी से ये जिक्र सुना है। तो ऐसे ऐसे बड़े लोग थे। और वही जगदीप जी जब कलकत्ता गए तो गौहर जान जी को पता लगा कि जगदीप जी आए हैं, जिनको मौजुद्दीन खां साहब सुना करते थे। तो उनको बुलावा भेजा गया और जगदीप जी थोड़े कुरूप थे, चेचक का दाग था, बहुत सुंदर आदमी नहीं थे, लेकिन रात में भी चलते थे तो छाता लगा के, शबनम न गिर जाए। तो ये मिजाज था। तो गौहर जान के यहाँ से जब आदमी गया इनके पास कि बाई ने आपको बुलाया है, तो इन्होंने कहा कि बाई को जाके बोल देना कि 500 रुपया तो मेरा देखने का फीस है और गाने की फीस अलग है। लेकिन उस जमाने के लोग ऐसे गुण ग्राहक थे, उन्होंने कहा कि हम उनको देखने की फीस और गाने की फीस सब देंगे। फिर उनका गाना गौहर जान जी के कोठे पे, जो उनका स्थान था, फिर जगदीप जी का गाना हुआ और सब रो रहे हैं गाना सुन के। एक एक चीज में ऐसी ऐसी बातें बन रही हैं, ऐसे भाव प्रकट हो रहे हैं। एक और जिक्र मैं सुनाना चाहता हूँ। पंडित रामू मिश्रा थे, राम प्रसाद मिश्रा जी, गया के। उनके बेटे अभी हैं गोवर्धन जी। उन्होंने कहा कि पिताजी ने हमको 1 महीना सिर्फ हाँ कहना सिखाया। हमने कहा कि वो कैसा हाँ था? बोले कि और कुछ सिखाते ही नहीं थे। वो बोलते थे कि बेटा इसमें जो हाँ लग रहा है वो कैसे लगेगा। तो इतनी बारीक शिक्षा जो है संगीत की दी जाती थी कि आप शब्दों को कैसे कहेंगे और कैसे मिजाज से कहेंगे, और उसके लिए आपको अपने दिल को रंगना पड़ेगा।
आपको वैसा बनना पड़ेगा। अब जैसे महाराज जी ठुमरी जो गाते हैं, काह करूं देखो गारी देत कन्हाई रे, काह करूं देखो गारी देत कन्हाई रे, मैं तो लाखन बार समझाई, मैं तो लाखन बार समझाई रे, काह करूं देखो गारी देत कन्हाई रे। हम भी ये ठुमरी गाते हैं कभी कभी, तो उसमें ऑटोमेटिक जो है मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है वैसा बन जाता है। तो कई लोग थोड़ा हंसते हैं, हमने कहा कि ये हंसने का विषय नहीं है, ये जो मुजफ्फर साहब ने कहा डूबने का विषय है। अब इसी बात को, इसी लाइन को, काह करूं देखो गारी देत कन्हाई रे, मैं तो लाखन बार समझाई रे, काह करूं देखो गारी देत कन्हाई रे। ये सिंपल बंदिश है, लय में है, ताल में है, सुर में है। लेकिन अगर इसी को अरे काह करूं देखो गारी देत कन्हाई रे, समझाई रे, काह करूं देखो गारी देत कन्हाई रे। हर शब्द को उसके साथ उसको संगीत में ढालना और उसको प्रेजेंट करना। पंडित जी, ठुमरी की बात चली है तो एक बड़ी पॉपुलर एक ठुमरी हुई है जो यहाँ सबने सुनी होगी शायद, मोहे पनघट पर नंदलाल छेड़ गए रे। हमने मुगले आजम फिल्म में उसको सुना। उसका क्रेडिट नौशाद साहब का है और लता जी ने उसको गाया है, लेकिन शायद बहुत लोग नहीं जानते, बहुत पुरानी ठुमरी है और हाँ, हमारी इंदु बाला जी ने भी वो गाई है। बताएं जरा, ये जो एक तरह से अप्रोप्रिएशन हो जाता है, ये कहाँ से शुरू होकर कहाँ आ जाता है? उसका क्रेडिट पंडित लच्छू महाराज जी को भी जाना चाहिए, क्योंकि कोरियोग्राफी उन्होंने ही किया था। मधुबाला को जो वो देखना और ओंठ काटना और जो जिस नज़र से वो आ रही है मोहे पनघट पे नंदलाल, तो ये पूरी कोरियोग्राफी लच्छू महाराज जी की थी। और उस जमाने में नृत्यकार, संगीतकार, गीतकार, गायक एक साथ बैठ के इसकी चर्चा करते थे। जैसे मुजफ्फर साहब ने अभी पहले बताया कि हम कोई कॉन्सेप्ट बनाए तो खयाम साहब के पास गए, जयदेव जी के पास गए, फिर उन्होंने कहा कि नहीं उनको गाना चाहिए, फिर आशा जी को, तो सब एक साथ बैठ के अपना आउटपुट देते थे किसी भी सब्जेक्ट में। तो पंडित जी, ये ठुमरी तो बहुत पुरानी है और हाँ, इसका ओरिजिनल क्रेडिट की अगर हम बात करें तो जो मैंने सुना है कि ये इंदु बाला जी की गाई हुई ठुमरी है। गाई हुई जरूर होगी, लेकिन किसी उस्ताद ने बनाई है। गाई जरूर होगी, बहुत लोगों ने गाया होगा। जैसे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के बहुत सारे ठुमरियाँ हैं, तो कुछ ठुमरी तो उन्होंने भी बनाई है और कुछ पुरानी ठुमरी है, प्राचीन है, परंपरागत रूप से चली आ रही है, उसको हजारों लोगों ने गाया है। इसीलिए हम कहते हैं कि संगीत राग जो है वो कलाकार से बड़ा होता है, क्योंकि एक राग में हजारों कलाकार चूक जाते हैं, चले जाते हैं गा बजा के। मालकोस अपने जगह पे खड़ा है, श्री अपने जगह पे है, भैरव अपने जगह पे है। हजारों लोग भैरव और मालकोस और श्री और तोड़ी और सब कुछ गा के चले गए, लेकिन वो राग अपनी गरिमा को बना के वहीं खड़ा है। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि राग हर कलाकार से बहुत बड़ा है। पंडित जी, आपसे भी पूछना चाहूंगी, अभी राजन जी ने जिक्र किया उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब का। मंजरी और मैं भी एक बार इस बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने क्योंकि काफ़ी रिसर्च की है इस पर। बड़े गुलाम अली खान साहब पहले सारंगी बजाते थे जी। और वो इनायत बाई के साथ
डेरो वाली के साथ सारंगी बजाते थे। तो एक हम जब स्टेटस डिस्कस करते हैं एक आर्टिस्ट का, जो आर्टिस्ट मेन होता है और एक होता है अकम्पनिंग आर्टिस्ट, तो अगर आप देखें कि बड़े गुलाम अली खान साहब कितने ब्रिलियंट रहे, कितने ग्रेट एन आर्टिस्ट रहे, तो जो वो इनायत बाई बैठी थी बीच में, वो कितनी ग्रेट आर्टिस्ट रही होगी। लेकिन हमारे में से शायद बहुत लोगों को उनके नाम के बारे में नहीं पता होगा। पंडित जी हमें बताएंगे इस वो टॉपिक। बहुत बड़ी कलाकार थी इनायत बाई, और उस्ताद गुलाम अली खान साहब उनके साथ सारंगी बजाते थे, लेकिन उनके गुरु भी वही थे। आपको थोड़ा आश्चर्य होगा सुन के। और उस जमाने में जो भी सारंगीय थे वो बहुत बड़े गायक हुआ करते थे। वो साज का सहारा इसलिए लेते थे कि एक साज अपने साथ बजाते हुए वो रियाज करते थे। और बहुत जो बड़े बड़े कलाकार हुए, जैसे उस्ताद करीम खान साहब, वो भी सारंगीय घराने से, उस्ताद अमीर खान साहब, वो भी सारंगीय घराने से। तो जो हिंदुस्तान के इतने बड़े गायक लोग हुए, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, मैक्सिमम लोग के घराने में सारंगी रहा है। और सारंगी एक ऐसा साज है जो कि गले के सबसे करीब माना जाता है। और मज़े की बात ये थी कि भाई जी ने खुद कहा कि उस्ताद आप हमारे साथ बैठ के बजाते हो, आप इतने बड़े कलाकार हो। बोले यार गाना कोई पूछता ही नहीं है। जब आप लोगों का ज़माना, वो ज़माना भी ऐसा था कि भाइयों के आगे उस्तादों की पूछ नहीं होती थी। आज हम उन भाइयों को पुनर्जीवन के प्रयास में लगे हैं, लेकिन एक ज़माना वो भी था। तो आप अकेले ऐसे गाएं, तो गुलाम अली खान साहब ने थोड़ा कोशिश किया कि भाई ऐसे सिंगर मैं आगे आऊँ। और गाना तो ऐसा था, खुशबूदार गाना था, ऐसे लोग थे, संत लोग थे, ऋषि लोग थे। तो पूरे हिंदुस्तान में उस्ताद गुलाम अली खान साहब हो गए। उनके जो छोटे भाई थे बरकत अली खान साहब, आपको सुन के ताज्जुब होगा कि वो अपने घर पे ही मुजरा करते थे। और वो बहुत बड़े ठुमरी गायक थे। और इवन हमारे पिताजी वगैरह जब 1943 में गए लाहौर, इस्लामाबाद, तो उन्होंने उनसे जाके वहाँ पे उनके घर पे मिले और खान साहब की ठुमरी सुने वहाँ पे। और वो बताते थे कि यार सुरमा उरमा लगा के और अंगूठी डाल के और हारमोनियम लेके बैठे रहते थे। रईस आते थे, 2 गाने सुने, नज़र किया, चले गए। तो वो उन्होंने कहा कि मुझे मार्केट में नहीं आना, इसलिए उनका बहुत ज़्यादा एल्बम और ये सब नहीं मिलता है। लेकिन वो कहा जाता है कि वो शायद बड़े गुलाम अली खान साहब से भी ज़्यादा अच्छा ठुमरी गाते थे। तो ये चूँकि पिताजी के मुँह से सुनी हुई बातें हैं, देखी हुई बातें हैं, लेकिन बड़े गुलाम अली खान साहब एक संपूर्ण गायक जिसको बोलते हैं, हमारे चाचा जी उनको बोलते थे, पंडित गोपाल मिश्रा जी, कि वो कंप्लीट बगीचा। बहुत सारे गायक होते हैं, जैसे आप समझ लीजिए कि रजनीगंधा का एक ब्रांच आप लेके किसी के घर में जाती हैं, किसी के यहाँ रोजेज लेके जाती हैं आप, तो वो सिंगल गवैये होते थे बहुत सारे लोग। लेकिन उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के बारे में बोलते थे, बेटा वो कंप्लीट गवैये थे, और जहाँ दिल जाता था वहाँ वो गा जाते थे। तो दिल के साथ, आत्मा के साथ उनका गला का समन्वय हो गया था। और ड्यू टू उनकी सहजता, इतने सरेंडर भाव के लोग थे, तो हम लोग बहुत लकी हैं कि उनको थोड़ा सा देखने का मौका मिला। फिर उसके बाद पिताजी, चाचा जी ऐसे ऐसे बड़े उस्तादों के साथ, फैयाज खान साहब के बारे में, केसर भाई जी के बारे में, न जाने कितने लोगों के बारे में। जैसा कि अभी आपने देखा कि मंजरी जी ने एक स्क्रीन पे वो दिखाया, भाव दिखाना पड़ा कि उसकी अभिव्यक्ति आपको हो। हम लोग को पिताजी अपने कहानी से, अपने एक्सप्रेशन से उनके दर्शन करवाते थे। और ऐसा लगता था कि हाँ फैयाज खान साहब के बारे में बोल रहे हैं तो फैयाज खान साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मतलब ये बोध होना है। तो ये तालीम का जो एक दायरा था, वो बड़े कम गुरु उस्ताद उस दायरे को जतला पाते हैं। तो हम लोगों की शिक्षा जो हुई तो इसी वजह से। और एक तो क्या है कि बनारस में एकमात्र घराना है जहाँ
तीनों संगीत उपलब्ध है, गायन, वादन, नृत्य। हिंदुस्तान के जितने भी घराने हैं, कहीं गायन है, नृत्य है, कहीं वादन है, गायन है, कंप्लीट नहीं है। तो शायद वो रस जो है, बनारस बना हुआ रस है। तो हम लोगों के गायने में आपको थोड़ा सा भाव भी दिख जाएगा, एक्सप्रेशंस भी दिख जाएगा, ठुमरी का लालित्य भी दिख जाएगा, ख्याल में धमार, तुरपत धमार की गंभीरता भी दिख जाएगी। तो ये आप किस माहौल में रहते हैं, कैसे आपकी शिक्षा होती है, ये इस पर निर्भर करता है। और गुरु उस्ताद, वो कहावत है कि पानी पिए छान के, गुरु करे जान के। तो पानी जब भी पिए आप छान के पिए। आज तो सभी जगह फिल्टर लग गया है। ये 200-300 साल पहले लोगों ने कहा होगा कि पानी पिए छान के, गुरु करे जान के। तो गुरु को समझ के तभी गुरु के शरण में जाना चाहिए। और एक स्टोरी ज़रूर आपसे सुनना चाहेंगे। विद्याधरी बाई का एक आपने जी उन्होंने तो ज़रा बताएं उस शादी के बारे में जहां आप गए थे और जहां आपने उनको सुना। मैं नहीं गया था, मेरे पिताजी गए थे। आपके पिताजी? हाँ, और वो महाराज बनारस की शादी थी और वो गर्मियों में शादी थी। और मेरे पिताजी उस समय 10 या 11 वर्ष के थे। तो उन्होंने कहा, बेटा मैंने अपने जीवन में एक आश्चर्य देखा, 2 आश्चर्य देखा। तो हमने कहा कैसा आश्चर्य देखे, हम लोग बचपने में उनसे पूछते थे। तो उन्होंने कहा कि वो विद्याधरी का गाना था, महाराज बनारस के यहाँ शादी थी और पूरे हिंदुस्तान के राजा रजवाड़े लोग आए हुए थे। अब चूंकि उस जमाने में एयर कंडीशन तो था नहीं, तो खस की टट्टियाँ हुआ करती थी, तो वो चारों तरफ लटकाई गई थी और उनके पीछे बर्फ़ की सिल्लियाँ लगाई गई थी। और हर बर्फ़ की सिल्ली के पीछे एक बड़ा पंखा लेके नौकर जो है खड़ा है और वो वहाँ झलता था ताकि वो ठंडी हवा अंदर तक जाए। तो ये सुविधा बनी हुई थी। और स्टेज पर उस ज़माने में खड़े होकर लोग गाते थे, क्योंकि 2000 आदमी देख नहीं सकता है और ज़मीन पे बैठने की व्यवस्था थी उस समय, इतना चेयर भी नहीं हुआ करता था। तो वो खड़ी होकर गा रही थी और साजिंदे भी जो थे वो पेट में सारंगी और तबला लेके बजा रहे थे। तो विद्याधरी देवी जी के साथ में मेरे दादाजी बहुत ही उनके पसंदीदा सारंगी वादक थे, पंडित सुरसहाय मिश्र। तो वो सारंगी पेट में बांध के बजा रहे थे और इधर बीरू मिश्र जी तबले पे थे, बहुत बड़े तबला वादक हुए बनारस के। तो वो गा रही थी सुहा सुगरई की चीज, तो है मोहम्मद शादर, तो है मोहम्मद शादर। तो अब यहाँ पे एक ताले का ठेका लग रहा था, दिन दिन दगते पर तुम ना करता, दिन ना दिन दिन दगते पर तुम ना कर। अब तान और ये सरगम और ये सब बातें हो रही हैं उनकी, और हमारे दादाजी उनकी संगत कर रहे हैं। एक गैप मिलता है पंडित बीरू मिश्र जी को। तो उन्होंने कहा कि कितना बड़ा आश्चर्य है कि खड़े होके पेट में बांध के तबला। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये देखा कि उन्होंने ये जो लेफ्ट लेग है उसको थोड़ा सा ऐसा घुटने पे ज़्यादा जोर दिया और ये ठेके का उन्होंने दुगुन बजाया, दिन दिन दरिद्र तुम ना करता दिन ना दिन दिन दरिद्र। अब इसका डबल जो होगा दिन दिन। तो वो बोले कि ये इम्पॉसिबल चीज है, इम्पॉसिबल चीज है। आज के ज़माने में भी जो बहुत तैयार बज रहा है तबला, अभी तो गाना बजाना बिल्कुल रॉकेट युग में है, स्पेस युग में है। जैसा कि मंजरी जी ने कहा कि ठहराओ, बनारस की ठुमरी का सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ठहर जाना, भाव में ठहर जाना। तो ये ठहराव आपके जीवन में, जिस दिन ठहराव आ जाएगा आपका जीवन सुचारू रूप से चलने लगेगा। ठहर जाना तो बहुत बड़ी बातें हैं। और एक और उन्होंने जिक्र सुनाया कि एक बार मनहर बर्वे जी थे, बहुत बड़े गायक भी थे, जल तरंग भी बजाते थे, नल तरंग बजाते थे। तो वो थिएटर लगता था, तो वहाँ पे एक राधा
थिएटर करके था बनारस में, तो उनका थिएटर चल रहा था 1 महीने से। तो उसमें जो आर्टिस्ट होते थे संगतकार, वो पीठ में बैठते थे, ऐसा पीठ होता था, तो वो कपड़े से बनाया जाता था और मेन आर्टिस्ट स्टेज पर और संगतकार नीचे, तो उनको फॉलो करते थे। तो ये अपने एक काशी मिश्र करके उनके संगतकार थे, वो परमानेंट 1 महीने के लिए बुक थे, और ये अपना जलतरंग बजा रहे हैं। उस समय झाला चल रहा था, चल रहा है। तब तक कंठे महाराज जी, बीरू जी, हमारे दादाजी, ये लोग सब लोग वहाँ पहुँचे। आज हंसी की बात हो सकती है, लेकिन उस जमाने में मित्रता ऐसी थी, ये लोग भी अपना प्रोग्राम गा बजा के आए थे, बैठे। तो उस जमाने में भांग और गांजे की नशा बहुत मामूली मानी जाती थी, वो आर्टिस्टों को मूड बनाने के लिए। तो ये हुआ कि यार 1-1 चीलम गांजा हो जाए। तो अब ये हुआ कि हम लोग तो पी लेंगे, हम लोग तो खाली बैठे हुए हैं। अब पीठ में ये सब हो रहा है, लेकिन ये काशी कैसे पिएंगे? तो बीरू जी ने कहा कि डोंट वरी, तुम चिलम को सुलगाओ, मैं इनके पीठ के पीछे से हाथ डाल के वहीं ठेका पकड़ लूंगा। आप सोचिए, एक हेल्दी आदमी बैठ के नादिन निन्ना बजा रहा उस जमीन पे, और उनके पीठ के पीछे से हाथ डाल के वहां नादिन निन्ना पकड़ लेंगे। ये इम्पॉसिबल चीज है। और उतने में वो एक अपना सूटा लगा के वो पकड़ लिया नादिन निन्ना, और फिर बीरू जी सूटा लगा के फिर उनको पकड़ाए, तो फिर वो पकड़ लिए, तो ऐसे अद्भुत लोग थे। तो ये सब जिक्र जो है, मतलब हंसने का भी है, सीखने का भी है, क्योंकि अगर आपको मित्रता निभानी है तो उस मित्र का ख्याल हमेशा रखना है। हाँ जी, हमने बात करी हमारी भाई जी की, हम उनके म्यूजिकल जीनियस की। अगर हमने ये एस्टैब्लिश कर दिया है और आपने भी ये कहा कि क्या गाती थी और नाच भी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से आपने कहा, कुछ लोगों के नाम जरूर नहीं है इतिहास में, लेकिन आज केसर बाई जी का नाम है, गंगूबाई जी का नाम है, शोभा गुरटू जी का नाम है, ऐसे लोगों का भी नाम है, गिरजा देवी जी का नाम है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग छूट गए। उस जमाने में इतना मीडिया और इतना ये सारी चीजें नहीं थी, व्यवस्थित नहीं थी। कितने बड़े बड़े उस्तादों के नाम चूक गए, कितने बड़े बड़े पंडितों के नाम नहीं जानते हैं लोग। अब हमारे यहाँ बनारस घराने को लोग मानते ही नहीं थे कि बनारस घराने में ख्याल, ध्रुपद, धमार भी है, खाली ठुमरी है, जबकि ऐसा नहीं था। वो सिर्फ अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए वो दूसरे राज्य में गए नहीं, वो सिर्फ 2 राज दरबारों में गए। नेपाल दरबार उस समय हिंदू राष्ट्र था, और एक रायगढ़ महाराज। ये बड़ी सारी ऐसी बातें हैं कि इस पर बहुत डिटेल में चर्चा होनी चाहिए। तो ऐसे ही बहुत सारी जो गायिकाएं थी, वो नहीं नाम आ पाया उनका, जबकि वो बहुत बड़ी थी, और उनका नाम अब के समय में भी अगर लोग स्मरण करें, और मंजरी जी के इस प्रयास में हम लोगों से जो हो सकता सहयोग जहाँ कहेंगे बोलने के लिए इस चीज़ को बोलेंगे, ताकि उन लोगों का भी नाम वैसे ही अमर रहे, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन, उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ये एक आपने बात कही, और मैं अपने ख्याल का जिक्र किया, ये मैं बात जरूर पूछना चाहूँगी कि सिर्फ ठुमरी ही वो नहीं गाती थी, वो ख्याल और गज़ल भी, ये 2 जॉनर्स को भी टच बिल्कुल बिल्कुल। वो ख्याल, ध्रुपद, धमार, कोई ऐसी विधा नहीं थी जो वो नहीं जानती थी। चारों पट की गायकी बनारस में जो सिखाई जाती थी, अभी तक सिखाई जाती है, ध्रुपद, धमार, ख्याल, टप्पा, ठुमरी, कजरी, चैती, होरी, यहाँ तक कि बिरहा भी एक आर्ट फॉर्म है, बिरहा भी सिखाया जाता है। तो ये ठीक है। अब हम लोग ठुमरी नहीं गाते हैं, क्यों नहीं गाते हैं? लोग पूछते हैं कि आप बनारस के हो के क्यों नहीं गाते हैं? तो भाई साहब ने हमारे पढ़ लिया, क्योंकि
सिर्फ बनारस को ठुमरी से जोड़ दिया गया। पूरे हिंदुस्तान के हिस्ट्री में उसको पटल पे ऐसे कुछ कारण रहे होंगे, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा, जबकि बनारस जाने के लिए, बनारस में जाके गाने के लिए सभी नतमस्तक रहते हैं, इसके लिए कोई वो नहीं है। लेकिन बनारस ख्याल मानने के लिए तकलीफ था, तो पंडित राजन मिश्रा जी ने अपने स्टार्टिंग कैरियर के उसमें इन्होंने ये प्रण किया कि हम दोनों भाई ठुमरी नहीं गाएंगे। जबकि हमारे पिताजी बहुत नाराज हुआ करते थे कि अरे यार क्या बात करते हो, लेकिन इनका प्रण किया हुआ आज साबित हो रहा है कि हिंदुस्तान में लोग कहने लगे हैं कि हाँ, पंडित राजन साजन मिश्र जी ने बनारस घराने को जीवित रखा है। तो ये आप सबका प्यार और आप सबका आशीर्वाद है। तो ऐसे बहुत सारे समय आए, वातावरण आया कि लोगों को लोग भुला देते हैं। आप देखिए कि कैसे कैसे बड़े बड़े बुजुर्ग हुए हैं, उनको कैसे लोग इग्नोर कर जाते हैं। क्यों इग्नोर हो जाते हैं? क्योंकि उनके जो गुरु जिससे वो तालीम ले रही हैं या ले रहे हैं, उनको खुद ही उसका ज्ञान नहीं। तो पहले तो आप अपने गुरु से ये जरूर पुराने बुजुर्गों के बारे में जरूर चर्चा करें। संगीत अगर सीखना है तो आपको पीछे जाना ही पड़ेगा, पीछे जाके देखना ही पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे संगीतकार बन सकते हैं। वरना चलने के लिए तो सभी यूट्यूब पे चल रहे हैं, गूगल पे चल रहे हैं, कहाँ कहाँ चल रहे हैं, तो बहुत सारी जगहें आ गई हैं। तो हम लोग जी, स्पीकिंग अबाउट आवर परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, दैट वी नीड टू एडहियर टू। अगर सीखना है तो गुरु के पास पुरानी चीज सीखने हाँ, गुरु जाना ही पड़ेगा। गुरु के सानिध्य में पीछे जो हमारे जो बड़े बड़े बुजुर्ग हुए हैं, उनकी जानकारियां भी लेनी चाहिए। ये परंपरा कैसे आई है, जैसा कि पंडित जी ने अभी कहा ना कि हजारों लोग मालकोस गा के ऊपर स्वर्गवास हो चुके हैं। मालकोस अपनी जगह है, भैरव अपनी जगह है, तो कैसे है इस विषय में थोड़ा सा तो शोध करना चाहिए, थोड़ा सा सोचना चाहिए। आज ये क्यों मजबूर हुई हैं? क्योंकि उस टॉपिक को लोगों ने, उस दौर को भुला दिया। तो जी, क्या वही आपसे पूछूंगी कि क्या किया जाए इस नजरिए को बदलने के लिए? मंजरी जी का एक ये एफर्ट है, लेकिन और भी क्या किया जाए? क्योंकि हमारे यहाँ प्रिजर्व करने की, रिस्टोर करने की आदत नहीं है, हम लोग आर्काइव नहीं करते हैं चीजें। तो एक नजरिया बदलने के लिए हम क्या करें? नजरिया बदलने के लिए अपने को बदलना पड़ेगा। देखिए, ये इस संसार में जो असमानताएं हैं वो क्यों हैं, कभी कोई सोचता नहीं है। क्योंकि हम चीजों को वैल्यू दे के समझते हैं। अगर कोई चोर है तो ऐसा समझ ले कि उसका स्वभाव है चोरी करना। कोई धनी है, बहुत धन है उसके पास, तो ऐसा सोच ले कि ठीक है, उसका स्वभाव है धन होना। कोई बहुत बड़ा नेता है, ऐसा सोच ले कि ठीक है, उसका स्वभाव है। लेकिन हम चीजों के वैल्यू के हिसाब से नतमस्तक होते हैं। चोर की तो निंदा करते हैं और धनी और नेताओं का गुणगान करते हैं, उनके पैर छूते हैं। आप उनका पैर छूना बंद कर दें तो ये असमानता खत्म हो जाएगी। आप चाटुकारिता करना बंद कर दें, आप ऐसा समझें कि ये उनका स्वभाव है। ये दुकान चला रहे हैं, ये इनका स्वभाव है। मैं गाना गा रहा हूँ, ये मेरा स्वभाव है। आप पत्रकारिता कर रही हैं, आपका ये स्वभाव है। ये असमानता हम ही लोग बढ़ाते हैं। और आज जो जिस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तवायफ या बाई जी, ये बनाने वाले कौन लोग हैं, इस पे चर्चा नहीं कर रहे। थी बहुत बड़ी बड़ी गायिकाएं थी, बहुत बड़े लोग थे, लेकिन ये कहाँ से निकल के आई, क्यों निकल के आई और क्यों समाज में इनका बहिष्कार हुआ? समाज ने ही इनको बनाया और समाज ने ही इसको बहिष्कृत किया। ये बड़ा दुर्भाग्य का बात है। आज गुटखा बनाने वाले
कैंसर का हॉस्पिटल बनाते हैं। तो एक तरफ तो गुटखा से कैंसर पैदा कर रहे हैं और दूसरे तरफ कैंसर के हॉस्पिटल में उसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो डबल कमाई हो रही है। आप समझ रही हैं इस बात को? तो यही हमारा व्यवस्था है कि हम जड़ में कोई चीज को जाके नहीं खोजते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, और अगर इतने लोगों का नाम छूटा है तो क्यों छूटा है? क्योंकि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें कहीं दोष है, उसमें कहीं गड़बड़ी है। उस गड़बड़ी को ठीक करने की जरूरत है। जो जिस भाव में है उसके अंदर कोई भी गुण है, तारीफ करो, उसको एक्नॉलेज करो, एप्रिसिएट करो। इसके लिए हम मंजरी जी को बहुत बहुत हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं और उनका प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसे सब्जेक्ट को उन्होंने लिया है और इसके लिए इतना ज़्यादा इनका प्रयास है और हमारी बहुत शुभकामना आपके साथ है। मैं बिल्कुल धन्यवाद पंडित जी का भी देना चाहूँगी इसमें कि उन्होंने ये ऐसा टॉपिक है जहाँ बहुत बड़े बड़े उस्ताद महाराज पंडित बात नहीं करना चाहते हैं, तो बहुत आपका धन्यवाद कि हमसे बात की आपने। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस आई कैन टेक कपल ऑफ देम। एनीथिंग? या प्लीज। पंडित जी थैंक यू, आपने बनारस का काफ़ी अच्छा विवरण दिया। मैं एक सोशल फंक्शन में बनारस गई थी और काफ़ी हद तक दाल मंडी क्षेत्र से मतलब प्रेमचंद की सेवा सदन वगैरह में काफ़ी चर्चा सुनी थी। तो जब वहाँ गई तो मैं वो ऑलमोस्ट दाल मंडी एक मॉडर्न मार्केट बन चुका है, और जब मैंने बहुत कोशिश की बातें करने के लिए तो सबने कहा किसी को भी इतिहास दाल मंडी की याद नहीं थी, या शायद बोलना भी नहीं चाह रहे थे कि मैं जानता हूँ ये तवायफ या हम लोग इस क्षेत्र में रहते थे। तो और उसके बाद से एसपी वहाँ की पुलिस ने आके सैनिटाइज वगैरह किया कुछ साल, तो पूरी की पूरी जो है इतिहास के दाल मंडी को हटाना और किस तरह का एक और इतिहास गढ़े जा रहे हैं उसके विषय पे कुछ बोलेंगे? मैं तो बोल चुका, जो बोलना था वो ये बोलना था कि किसी भी चीज को ऊंचा और नीचा देखने की जो प्रवृत्ति हमारे अंदर है वही घातक है। किसी चीज को निंदा करना और किसी चीज को प्रशंसा करना, ये हमारे अंदर जो है आज इतना बड़ा परंपरा चला गया। इतने बड़े गौहर जान, इतनी बड़ी परंपरा, मलका जान, हुस्नाबाई, ऐसे ऐसे परंपरा वाले लोग चले गए और हम उनकी अनदेखी कर रहे हैं। दाल मंडी एक ऐतिहासिक जगह है। जो मैं अभी जिक्र कर रहा था कि हमारे दादा जो सिखाते थे वो दाल मंडी का ही जिक्र है। वो जितने कोठे थे वहाँ पे दाल मंडी में, तो गंगा स्नान करके जब जाते थे, कारे फलाना भाई, आवाज देते थे नीचे से, जी उस्ताद पालागी पालागी। अरे वो बंदिश याद है, वो बंदिश सिखाते थे। तो वो दाल मंडी का ही जिक्र है। और दाल मंडी हम लोगों ने अपने बचपन में देखा है, जहाँ वो कोठे कोठे पे एक से एक भाइयों के मुजरे होते थे। पंडित जी कोठा शब्द का इस्तेमाल उस समय था? हाँ बिल्कुल था, कोठा शब्द का इस्तेमाल है, लेकिन वो मतलब कोठा शब्द, कोठा एक निंदनीय शब्द हो गया, जबकि है नहीं। कोठा का मतलब छत हुआ। नहीं, परफॉर्मिंग प्लेस है। जैसे आज आया ऐसी है। आज हम लोग कोठे पे ही बैठे हैं। The derogatory meaning has been given by people. एक सवाल पूछना चाहती हूँ हाँ। पंडित जी कि एक वो बड़ा फेमस My सॉन्ग thing is money. हाँ बड़ा फेमस फिल्मी सॉन्ग है, थाड़े रहियो ओ बाके यार। हाँ पर मैंने सुना कि वो ओरिजिनल ठुमरी बनारस और लखनऊ की है, जो कि है थाड़े रहियो ओ बाके श्याम।
तो क्या हम इसको ये क्या बात सही है कि ओरल ट्रेडिशन में ये ठुमरी कोठे पर पहले गाई जाती थी? कुछ ऐसा लिंक पहले मतलब मंदिरों में गाया गया, उसके बाद वो कोठे पे आ गया। यही तो वहाँ श्याम थे, जी। यहाँ बाके यार आ गए। नहीं, यार तो फिल्म में आ गए। पर वो क्योंकि बिरजू महाराज जी को भी मैंने देखा है गाते हुए, परफॉर्म करते हुए, तो बड़ा एक ये लगता है कि कुछ चीजें जो हम कहते हैं दवायकों की थी और कोठे की थी, वो हमारे क्लासिकल ट्रेडिशन में भी हैं। बिल्कुल है, वही सब ट्रेडिशन है। फोक से ही तो क्लासिकल निकला है, फोक म्यूजिक से ही तो क्लासिकल का डेवलपमेंट हुआ है। तो जितनी भी चीजें हैं वो बाई जी भी गाती थी और उस्ताद और पंडित वो लोग भी गाते थे। गायकी का फर्क था, गाने का जो स्टाइल था उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क था, क्योंकि बाइयों का जो गाना था वो क्या था कि जैसे अभी बता रही थी, शायद वो चली गई आपके साथ जो डिस्कस, वीणा जी मतलब इतनी अच्छी उन्होंने बातें कही कि रूस और फ्रांस और हर जगह इस तरह का माहौल था। तो भाइयों का क्या था कि जैसे आपने बताया कि पॉकेट ढीला करवाना है, रिझाना है। तो अब अगर यहाँ पे ठाड़े रहो बाके श्याम, अब ये कहेंगी तो सामने जो बैठा हुआ रईस है वो पॉकेट कैसे ढीला करेगा? ठाड़े रहो बाके यार, अरे गगरी में भरी धरी आऊं, ठाड़े रहो बाके यार। अब जब बाके यार करेंगे तो यार प्रसन्न होंगे तो निकालेंगे देंगे। तो ये था, और इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, इसमें कहीं मुझे इसमें कोई निंदनीय काम नहीं लगता है, सोच का फर्क है। जी, आज भी हम सोचते हैं, अगर हम किसी सरकार के लिए प्रोग्राम करते हैं तो हम सोचते हैं कि कौन सी सरकार है, हाँ, हम उसके फेवर वाले कॉम्पोजिशंस गा रहे हैं। बिल्कुल। कितने गायक जो है, अभी चुनाव का माहौल है, खूब गाने बन रहे हैं लोगों के और खूब गुणगान हो रहा है। तो ये हमारा जो ट्रेडिशन है ना, मतलब हर आदमी को सोचने की बात यह है कि हम जिस व्यवस्था में जी रहे हैं वहाँ कुछ कमी है, कुछ थोड़ा गड़बड़ है, नहीं तो इतनी असमानता नहीं होनी चाहिए। हम इंसान हैं, हमारे अंदर भी लाल लहू है और किसी और जाति के लोग के अंदर भी लाल खून है। हम एक इंसान हैं, हमें इतनी असमानता नहीं चाहिए, इतना भेदभाव नहीं चाहिए। हम एक इंसान बन के पृथ्वी को और भी ऊंचा ले जाएं और भी इसको हरा भरा करें और भी यहाँ सौहार्द, प्रेम, प्यार, हार्मनी ऐसा रहे, इसका कोशिश करना चाहिए। और संगीत एक ऐसी विधा है जो संगीत लोगों को जोड़ सकती है, लोगों में प्यार पैदा कर सकती है, विश्व बंधुत्व पैदा कर सकता है। आज संगीत हम लोग अभी आप लोगों के आशीर्वाद से एक वर्ल्ड टूर करके आए हैं, 54 कॉन्सर्ट और 13 कंट्रीज में। तो वहाँ यही देखने को मिला कि भले ही हमारा भाषा वो नहीं समझ रहे हैं यूरोप में, लेकिन वो हमारे संगीत को समझ रहे हैं और ऐसा समझ रहे हैं कि आंखों में आंसू लेके आ रहे हैं। तो ये देख के हृदय बहुत गदगद होता है कि हम इतने सौभाग्यशाली हैं, इतने परंपरा को लेके चल रहे हैं, तो हमारे सुरों को लोग समझने वाले हैं। I'll take the last question. Yes. Yeah, good afternoon. Since we are talking of gender discrimination, हमारे जो भी male gurus, we call them ustad, but कोई भी जो female हैं who have excelled in their art, we will talk of them as Bai or Devi.
In dance, I have noticed now we say Guru Shobna Narayan, but in music I have not yet heard Ustad Akhtari or Ustad, it's always Begum Devi. So when do you think that will happen, or if it will ever happen? Thank you. And we also cater here with respect to the Ustad, but we never do that for women. So can you tell me that, please? ये कर रही हैं। अभी जो है आजकल विदुषी लिखा जाता है महिलाओं के नाम के आगे, जैसे पंडित या उस्ताद जेंडर में, तो अभी विदुषी लिखा जाता है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि अल्टीमेटली थोड़ा सा सोच में बदलाव आया है। और ये उस्ताद और पंडित ये जो है, ये कोई ऐसे ही नहीं मिल जाता है, जो कि अब ऐसे ही मिलने लगा है। पैदा होते ही बच्चा उस्ताद हो जा रहा है और पंडित हो जा रहा है। ये बड़े कर्मों की बात है। 40 साल गाने बजाने के बाद तब लोग कहते थे कि हाँ अब पंडित हो गया है। तो अब ये टाइटल तो कमाना पड़ता है, पंडित और उस्ताद, और अपने से नहीं हो सकता है। लेकिन अभी ऐसे लोग हैं कि अपने विजिटिंग कार्ड पे हम साइन करते हैं तो पंडित लगा के साइन करते हैं। और विजिटिंग कार्ड पे भी माइस्ट्रो पहले से छपा हुआ है। इतनी भी शिक्षा नहीं हुई है उनकी कि अपने सिग्नेचर पे तो भैया मत पंडित लगाओ, उस्ताद फलाने, पंडित फलाने मिश्रा। तो ये आपको कैसी शिक्षा मिली है इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आजकल जो अच्छी विद्वान महिलाएं हो रही हैं, उनके नाम के आगे विदुषी, जैसे अब हमारी ये बहन है विदुषी मंजरी, इनको कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने विद्या अर्जन किया और इनके नाम के साथ लगना चाहिए। ये हम लोगों के भावनाएं हैं। जो कर्म किया हुआ व्यक्ति है उसके साथ में अगर विद्वान या विदुषी या कुछ इस तरीके का अलंकरण लगता है तो वो शोभनीय होता है। ये एक अच्छा आइडिया भी दिया कि अब हम अगर कहें विदुषी गौहर जान और विदुषी मलका जान तो बड़ा ही खूबसूरत साउंड करता है, और वो बाई जब कहते हैं ऐसा नहीं लगता। तो ये अगर करें तो ये शायद चेंज पॉसिबल है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच पंडित जी आने के लिए, हमारे से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ये वाला तो खत्म हो जाएगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ राजन जी और साजन जी की कि उन्होंने आके इतना खुल के हम लोगों से बात करी। कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे ओरल ट्रेडिशंस में हैं और हम लोग को एज ए न्यू जनरेशन, जैसा कि मैंने कहा, गूगल पे नहीं मिलती हैं, और वो हमें ऐसे खजाने उनसे मिलेंगे आपस में बैठकर संगत करके सुनकर पेशेंटली जानकर। कहीं शायद हमने जानने की कोशिश ही करना बंद कर दिया है। जो गूगल पे मिल जाता है वो ठीक है, जो विकिपीडिया पे मिल गया ठीक है, किसी दूसरे ने एडिट करके उस पर कुछ और डाल दिया वो भी ठीक है, सब ठीक है, पर सब ठीक नहीं है। राजन भैया साजन भैया का ये कहना कि हमारी सोसाइटी में कुछ चीज़ें बहुत गलत हैं, हमें ही देखनी है, हमें ही सोचनी है, हमें को उनकी तरफ काम करना है। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये इस तरह का एक डायलॉग शुरू हुआ है और हम इसको जाहिर है कि और आगे लेकर जाएंगे। जैसे कि उन्होंने कहा कि जब तक कि हम गौहर जान को विदुषी गौहर जान ना कहने लगे और वही इज्जत ना देने लगे, उनका एक पॉइंट भी रेलेवेंट था, जब तक हम उनके लिए भी कान पकड़ के ना बोलने लगे। वो हमारी एक जद्दोजहद है।